सम्मानित साथियों, अभी आप हम सब ने शरण पंचशील ग्रहण की। बहुजन समाज माइक। आवाजें नहीं आ रही बाबूजी। नहीं नहीं, माइक बंद हो गया था सभी के। बोले। माइक खोल लीजिए अपने। हमारी संस्था के संस्थापक जी, राष्ट्रीय आचार्य जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे सभी सम्माननीय वरिष्ठ साथीगण, सभी उपासक उपासिकाएं, पूरे भारत से जुड़े सभी धम्म प्रेमियों को सादर नमन करते हुए आज की इस बुद्ध और उनके धम्म में सामूहिक चर्चा की अध्यक्षता कर रहे हैं परम आदरणीय हमारे राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब। तो सबसे पहले हम उससे अनुमति के लिए निवेदन करेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय आचार्य जी हमको यह अनुमति प्रदान करें कि इस सामूहिक चर्चा को हम प्रारंभ कर सकें। परम आदरणीय हमारे राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, तो इस जूम में उपस्थित हैं हमारे। जुड़े नहीं है सर। जी। आचार्य जी जुड़े नहीं है। जी सर। तो हमारी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बीएस बौद्ध साहब से हम निवेदन करेंगे कि इस बुद्ध और उनके धम्म की सामूहिक चर्चा को प्रारंभ करने के लिए हम सबको अनुमति प्रदान करें। महाकारुणिक तथागत बुद्ध, बुद्धि शक्ति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, सभी संतों गुरुओं को नमन करता हूँ। हमारे मार्गदर्शक माननीय संस्थापक महोदय और हमारे राष्ट्रीय आचार्य जी और हमें सभी सम्मानीय हमारे पदाधिकारीगण और सभी जुड़े हुए हमारे माननीय साहिबान, चिंतक, विचारक। आज ही बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो बाबा साहब ने हमें संदेश दिया था तथागत बुद्ध के मार्ग पर बढ़ने का। तो उसका बहुत अच्छा बड़ा कार्यक्रम आरपीएम द्वारा किया जाता है। तो इस पे एक सामूहिक चर्चा आज हो रही है। तो मैं आगे की कार्रवाई है तो निवेदन करूंगा कि आगे की जो भी कार्रवाई है उसको जारी रखने का कष्ट करें। बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद सर। चलिए, हमको अनुमति मिल गई है अध्यक्ष जी के द्वारा। अब हम इस बुद्ध और उनके धम्म की सामूहिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सम्मानित साथियों, पिछले बुधवार को 23 अप्रैल को बुद्ध और उनके धम्म के वाचन को लेकर के हमारी चर्चा अधूरी रह गई थी। हमारे कुछ साथियों को अपनी बात कहने का समय नहीं मिल पाया था। तो आदरणीय संस्थापक जी द्वारा निवेदन हम लोगों को बताया गया, निर्देश दिया गया कि इस बुधवार भी बुद्ध और उनके धम्म वाचन पर सामूहिक चर्चा, सबके विचारों को सादर आमंत्रित किया जाएगा। तो हमारे जो साथी बुद्ध और उनके धम्म के वाचन को लेकर के अपने मन में कोई विचार रखते हों, कोई सुझाव रखते हों, वो कृपया इस जूम के माध्यम से हमको अवगत कराने का कष्ट करेंगे। जैसे मैं याद दिला दूं कि पिछले बुधवार को हमारे संस्था के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय खेमचंद बौद्ध साहब, जो गुजरात से हैं, उन्होंने एक सुझाव दिया था कि हमारी बहनों को भी, हमारी उपासिकाओं को भी बुद्ध और उनके धम्म के वाचन में उनको भी सहभागी बनाया जाए। तो यह सुझाव हमने नोट कर लिया है और यह केंद्रीय कार्यालय तक, हमारे संस्थापक जी तक पहुंच जाएगा। तो आज भी अगर आज हमारे कोई साथी ऐसा कोई सुझाव देना चाहते हैं कि बुद्ध और उनके धम्म वाचन में
हमको क्या कुछ नयापन लाना है जिसमें लोकप्रियता उसकी एक शिखर तक जाए, उच्च स्तर तक जाए। जैसा हमारे आदरणीय आचार्य जी ने भी हमको बताया था पिछले बुधवार को कि हमको ऐसा प्रयास करना है, हमको अब ऐसा कुछ नयापन लाना है कि बुद्ध और उनके धम्म वाचन का जो शिखर है वो ऊंचाई तक जाए, लोकप्रिय हो, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें सहभागी बने, इससे जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो। आप सब सादर आमंत्रित हैं अपनी बात कहने के लिए। और मैं आप सबसे मैं निवेदन करता हूं कि अपनी बात कहने के लिए आप जूम पर आकर के अपनी बात कह सकते हैं। आहा। जी क्या हुआ? आगे बढ़ाए सर, आगे बढ़ाए। जी 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 जी। तो चलिए, जैसा कि मैंने निवेदन किया था कि हमारे जो सम्मानी साथी हैं, हमारी उपासक बहनें हैं, अपनी बात इस जूम के माध्यम से सुझाव के रूप में कह सकते हैं। तो चलिए, मैं मेरे पास जो लिस्ट अभी मैंने खोजी है इस जूम के माध्यम से, तो मैं उसी क्रम से आप सबको सादर आमंत्रित करता हूं। तो मैंने जो सबसे पहले ऊपर जो नाम पढ़ा है, हमारे देशराज सिंह साहब हैं हमीरपुर से। मैं उनसे जी निवेदन सर। करूंगा कि वो अपनी बात बुद्ध और उनके धम्म के वाचन के बारे में आकर के हम सबके बीच में कहें। आदरणीय देशराज सिंह बहुत साहब। जी सर। जी सर। सब मैं सर्वप्रथम गौतम बुद्ध तथागत बुद्ध को नमन करते हुए और बोध सत्य बाबा साहब के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए मैं बहुजन नायक कांसीराम साहब और बहुजन समाज में सब जन्मे सभी संत गुरुओं को सादर नमन बंदन करता हूँ। आज इस सभा में अध्यक्ष संस्थापक महोदय माननीय धर्म प्रकाश भारती जी और राजा रामानंद जी, सहायक आचार्य जी और BL बौद्ध जी, सभी को, सभी उपासक को, उपासकाओं को मैं सादर नमन बंदन करते हुए अब अपनी भी वाणी को मैं मुझे सर बहुत अच्छा लगा ये धम्म बुद्ध और धम्म का वाचन। और मैं मुझे इस पैटर्न में आने पे आखिरी पैटर्न है बहुत, मैं मानवर कांशीराम साहब से के हिसाब से जुड़ा रहा हूँ। मुझे इतना अच्छा लगा है और ये समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा धम्म है, बुद्ध और धम्म का वचन है। और हमें इसी स्तर से आगे बढ़ना चाहिए। जैसा कि आपने बता चुके हैं कि गांव गांव जाकर के जैसे मानवर कांसीराम साहब ने आगे इस कार्य को आगे बढ़ाया था, बहुजन समाज को आगे बढ़ाया था, इसी तरह से साहब हमें मानवर संस्थाओं महोदय जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।
और करता हूँ मैं, और मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्ध। बहुत 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 साधुवाद साहेब, बहुत बहुत साधुवाद। हमारे अगली सूची में जो मुझे मोबाइल में दिख पा रहे हैं, आनंद एम के साहब हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात इस जूम के माध्यम से पूरे भारतवासियों को बताएं। और मैं इसी क्रम में बढ़ते चाहूंगा, हमारे तीसरे जो हमारी लिस्ट में हमारे साथी हैं, दीवान सिंह बिजौरिया साहब। अगर आप जूम पर आकर अपनी बात कहना चाहते हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं, आदरणीय दीवान सिंह बिजौरिया साहब। चलिए, अगले हमारे साथी हैं आदरणीय डी के बौद्ध साहब। डी के बौद्ध साहब अपनी बात कहना चाहते हैं तो कृपया जूम पर आएं और अपनी बात कहें। इसके बाद अगले हैं हमारे आदरणीय डॉक्टर आनंद भाले राव साहब। डॉक्टर आनंद भाले राव साहब, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया अपने सुझाव इस वाचन के बारे में रख सकते हैं। और उनके बाद मैं इस मेरी सूची में है आदरणीय डीएसएस के लवकुश बौद्ध साहब। लवकुश बौद्ध साहब, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो बुद्ध और उनके धम्म के वाचन के विषय में अपनी बात कहें। लवकुश बौद्ध साहब के बाद गोविंद बौद्ध साहब हैं, पिथौरागढ़ उत्तराखंड से। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि गोविंद बौद्ध साहब बुद्ध और उनके धम्म के वाचन में अपने सुझाव हम सबको प्रदान करें। आदरणीय गोविंद बौद्ध साहब, पिथौरागढ़। चलिए साहब, अगर वो नहीं जुड़े हैं, वैसे तो सूची में उनका नाम है। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय कुलदीप कुमार साहब। वो भी हमारे जूम में इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। आदरणीय कुलदीप कुमार साहब, बुद्ध और उनके धम्म के वाचन के विषय में कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई बात अपनी रखना चाहते हैं तो वो सादर आमंत्रित हैं। और कुलदीप कुमार साहब के बाद हैं आदरणीय मांगू लाल बौद्ध साहब। अगर मांगू लाल बौद्ध साहब अपनी बात कहना चाहते हैं तो वो कृपया अपनी बात हम सबके बीच में रख सकते हैं। रजनी ताई मांग- का भी बुला अ, लीजिए, रजनी ताई को। मंगूलाल बौद्ध साहब के बाद हैं हमारे नरेश कुमार रवि साहब, सतना से हैं। नरेश रवि साहब, अगर ये साहब मेरी आवाज सुन रहे हो तो बुद्ध और उनके धम्म के वाचन के विषय में अपनी बात रख सकते हैं। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संस्कार समिति, उन्होंने मुझे निर्देश किया है कि हमारी भोपाल से आदरणीय रजनी ताई जी को आमंत्रित करना है, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय रजनी ताई जी आए और बुद्ध और उनके धम्म के वाचन के विषय में अपने सुझाव हमको दें। आदरणीय रजनी ताई जी। नमो बुद्धाय, जय भीम सभी लोगों को। रजनी ताई जी। जय भीम जय भीम। हाँ, जैसा कि मैं ये बोल रही हूँ कि अभी 5 बार खत्म हो चुका है बुद्ध और उनका धम्म। तो वैसे तो क्या है कि आगे उसको चलना चाहिए, जितनी बार भी अगर बुद्ध और उनका धम्म पढ़ा जाए तो बहुत कम है, क्योंकि जितनी बार भी हम अगर बुद्ध और उनके धम्म को पढ़ते हैं उतना ज्ञान हमें प्राप्त होता है। पूरा ये जो बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहब ने जो लिखा है, ये पूरे त्रिपिटक का निचोड़ है। यानी ये सोचे कि बुद्ध और उनका धम्म पढ़ना यानी हम पूरा त्रिपिटक का वो कर रहे हैं। तो 5 बार हो चुका है, कुछ
प्रश्नोत्तर भी हर बार होना चाहिए। यही बात ऐसा सभी लोग कहते हैं कि हमारे लोगों को जो सुनते हैं तो केवल सुनना ही नहीं है, सुनने के साथ साथ मतलब उसका क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्ध और उनके धम्म में आखिर बाबा साहब क्या बताना चाह रहे हैं, है ना। और क्यों उन्होंने उस ग्रंथ को लिखा, महान ग्रंथ को इसलिए लिखा कि हम बुद्ध को जाने और बुद्ध के नियमों को जाने, धम्म को जाने, संघ को जाने, ये सारा उसमें सार भरा हुआ है। तो मैं तो यही चाहूंगी कि इसको दोबारा से भी पढ़ा जाए तो भी अच्छा है। और अगर एक और सजेशन देना चाहूंगी कि इसके स्थान पर अगर हम धम्म पद का ग्रंथ का वाचन अगर हम करते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ अगर दो तीन जो धम्म पद हैं साथ साथ अगर उसके साथ साथ अगर पढ़ा जाए थोड़ा सा समय निकाल के, तो मेरा सुझाव है। तो अगर आप लोगों को मेरा सुझाव पसंद आए तो उसे स्वीकार करना, नहीं तो जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद ताई जी, आपने अपनी बात कही। आपको पुनः साधुवाद देते हुए मैंने सूची में अभी खोजा है कि हमारी उपासिका बहन रुचि आजाद जी भी इस जूम में जुड़ी हुई हैं। तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि बुद्ध और उनके धम्म के वाचन के विषय में अपने सुझाव प्रदान करें। आदरणीय रुचि आजाद जी। ठीक है अनु, जो मैंने बोला। हेलो। जी जी सर, जय भीम, नमो बुद्धाय सर। मुद्दा जी जी सर, बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगी कि सर इसका कंटिन्यू वाचन किया जाए, क्योंकि अभी हम सभी ने इसको आत्मसात नहीं किया है। जब तक किसी पुस्तक के विचारों को, उसके शिक्षाओं को आत्मसात नहीं किया था, तब तक मुझे नहीं लगता कि उसका जो उद्देश्य है वो पूरा हुआ है सर। इसलिए इसे कंटिन्यू रखा जाए। जब तक हम सभी लोग इसको अपने जीवन में धारणा कर लें और इससे सीख ना लें और इसको बुद्ध में अपने जीवन को बना ना लें, तब तक इसे कंटिन्यू रखना चाहिए सर। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद सर। जय भीम, नमो बहुत बुद्धाय। बहुत 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 साधुवाद, आपने समय दिया हमको, आपको बहुत बहुत साधुवाद। इसी क्रम में हमारे अगले साथी अगर दिनेश गौतम साहब अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि सूची में उनका नाम है। हम 42 लोग इस जूम में जुड़े हुए हैं। अगर मेरी आवाज वो सुन रहे हों और कुछ कहना चाहते हों तो वो आकर के अपनी बात कह सकते हैं। दिनेश गौतम जी के बाद मैं फिर अगली सूची में R.S. सोलंकी साहब, वो भी इस जूम में जुड़े हुए हैं और बुद्ध और उनके धम्म के वाचन के विषय में अपनी बात कह सकते हैं। आदरणीय R.S. सोलंकी साहब। जी जी सर, जय भीम, नमो बुद्धाय सर। तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, मान्यवर साहब, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को सादर नमन। आज की जूम मीटिंग में उपस्थित सभी बुद्धिजीवियों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। सर जी, मेरा बुद्ध और धम्म के वाचन में यह मानना है, जैसे रजनी ताई जी ने कहा है कि जितनी बार वाचन किया जाए, मैं तो ये कहता हूं कि ये वाचन जो है कंटिन्यू चलते रहना चाहिए, क्योंकि नियमित ये वाचन चलता रहेगा तो हमको जो है बुद्ध और धम्म के वाचन का जो है ज्ञान प्राप्त होगा और इससे जो है बुद्ध और धम्म को जैसे बुद्धमय भारत बनाने में काफी कुछ जो है हेल्प मिलेगी और प्रगति होगी। साथ ही मेरा एक निवेदन है कि हम बुद्ध और धम्म का वाचन करते हैं, पुरुषों को हम कितना भी जो है वाचन कराते रहें, पढ़ाते रहें, लेकिन जब तक जो है आधी आबादी को जो है इसमें भागीदारी नहीं बनाएंगे और जब तक परिवार में बुद्ध और धम्म का जो है ज्ञान नहीं पहुंचेगा, तब तक हम बुद्धमय भारत बनाने में शायद है कि हमारी चूक हो गई। हम व्यक्ति कितना भी जो है बुद्ध और धम्म जो है जानता है, बुद्ध का ज्ञान भी जानता है, सब कुछ है, धम्म को मानता भी है,
लेकिन परिवार में वो जाके कुछ नहीं बताते हैं। और जब तक एक महिला जब जुड़ती है तो वो अपने बच्चों को भी और जो है रिश्तेदारों को भी, सबको जो है, जब महिला इस धर्म को जो है मानती है, किसी भी उसमें होती है, तो वहां से जो है इसका प्रचार प्रसार होता है और इनकी मान्यता होती है और इनको मानने वाले भी सबसे ज्यादा होते हैं। तो मेरा बस यही निवेदन है। सभी को साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद। आपने समय दिया और अपने सुझाव रखे। और आगे बढ़ते हैं हम। आदरणीय राम जी बौद्ध साहब हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि वो भी आकर के अपनी बात रखें, अपने शब्दों को हम सबके बीच में रखें। आदरणीय राम जी बौद्ध साहब। राम जी बौद्ध साहब अगर मेरी आवाज नहीं सुन रहे हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। आदरणीय रामलाल राम साहब भी इस जूम में जुड़े हुए हैं, वो भी अपनी बात रख सकते हैं। आदरणीय रामलाल राम साहब अगर मेरी आवाज नहीं सुन रहे हैं तो हमारे जी अगले जी, आवाज आवाज जा रही है। हाँ सर, बोलिए, बोले साहब। जी जी, आवाज जा रही है। मैं सबसे पहले गौतम बुद्ध बाबा साहब तथा अन्य बहुजन समाज में जन्मे उन संत महापुरुषों गुरुओं के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज बुद्ध एवं उनका धम्म पर विचार करने के लिए यहाँ पर जूम मीटिंग में उपस्थित हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग जो है, या बाबा साहब का जो विचार था कि हमको जो है पूरे देश को बुद्धमय बनाना है। बाबा साहब काफी दुखित हुए थे और दुखित होकर उन्होंने 1935 में कहा था कि मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया हूं, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और 14 अक्टूबर 1956 में उन्होंने नागपुर में 5-6 लाख अनुयायियों के बीच में बौद्ध धर्म को उन्होंने स्वीकार किया था। उन्होंने उसके बीच में जो समय था, 20-21 वर्ष जो समय था, भारत के लोगों को, भारत के धर्म के ठेकेदारों को इसमें सुधार करने का उन्होंने मौका दिया था। अब इसके बीच में सभी धर्मों का उन्होंने अध्ययन किया था। जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सिख धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, लेकिन सभी धर्मों में उन बाबा साहब को बहुत अच्छा लगा था कि बौद्ध धर्म हमारे देश में, अगर बौद्ध धर्म को हम प्रचार प्रसार करेंगे, इस बौद्ध धर्म से ही हमारा देश का विकास हो सकता है। और बहुजन विचारधारा के रूप में वो बाबा साहब ने वो चीज को उन्होंने सोचे थे, समझे थे। मैं ये बता देना चाहता हूं कि बाबा साहब ने पूरे बौद्ध इतिहास को, चाहे पुरातत्व वेद के द्वारा जो उसका खोज किया हो, उस सारे बौद्ध इतिहास को बाबा साहब ने अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म के बिना, बुद्ध के विचार के बिना ये भारत कभी भी विकसित नहीं हो सकता है। आज जो इस तरह से विश्व गुरु कहा जा रहा है, बिना बुद्ध के विचार से यह देश कभी भी विश्व गुरु नहीं हो सकता है। क्योंकि बाबा साहब ने तय किए थे कि पुष्प में सूंघने ये बौद्ध भिक्षुओं को हत्या करके या बौद्ध विहार को नष्ट भ्रष्ट करके इन्होंने हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। इसलिए बाबा साहब 4 मई 1955 को 4 मई 1955 को उन्होंने बंबई महाराष्ट्र में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की स्थापना किए थे। यही सोचकर उन्होंने किया था कि जब तक यह भारत बौद्धमय नहीं होगा, तब तक हम लोग
आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुजन समाज के लोग, उनका कभी भी विकास नहीं हो पाएगा। आज जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष भारती जी ने जो शुरू किए हैं, जो शुरुआत, जो पहल, एक कदम पहल किए हैं, तो इसमें हम सभी को भागीदारी निभाकर गांव देहातों में, जिलों में, स्टेटों में लोगों के बीच में पहुंचाने का हम सभी लोग काम करें। कोई नहीं जानता है कि बुद्ध कौन थे और बाबा साहब ने कितना अथक प्रयास किए थे। इन्होंने मरने दम तक बुद्ध एवं उनका धर्म का विचार लिखने का काम किए थे और उन्होंने संदेश दिया था कि बहुजन समाज के सभी लोगों को, भारत में रहने वाले लोगों को इसको अपनाना होगा। बिना अपनाए हुए इसको जो है कि देश का कल्याण नहीं हो सकता है। क्योंकि अशोक सम्राट ने जब तलवार के बल पर वो पूरे जम्बू द्वीप में मध्य एशिया तक उन्होंने शासन जो किया था, जब कलिंग युद्ध में जब 1.25 लाख लोगों को हत्या कर दिया, तो वहीं पर उसे ज्ञान हुआ और बुद्ध धर्म को अपनाया और उसने कहा कि हम जीवन भर शासन करके देख लिए। अपने पुत्र पुत्री संघमित्रा और महेंद्रा को कहा कि जाओ तुम बौद्ध धर्म को प्रचार करो, और पूरे देश और दुनिया में बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने का काम किया। बुद्ध, अशोक सम्राट ये इस बात को महसूस किए कि तलवार में कोई ताकत नहीं है, बुद्ध धर्म की में ही, ज्ञान में ही एक बहुत बड़ी ताकत है। उसने अपनाया। अब पूरे जम्बू द्वीप में बौद्ध भिक्षुओं, बुद्ध के विचार, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग, परमिताओं के माध्यम से उन्होंने पूरे जम्बू द्वीप में शासन करने का काम किया था और महसूस किया था कि बुद्ध के विचार में जितनी ताकत है वो किसी चीज में ताकत नहीं है। हम चाहेंगे साथियों, जो जुम में जो बैठे हुए हैं, कि बाबा साहब ने जो बुद्ध धर्म के विचार हम लोग के बीच में दिया, और बाबा साहब ने कहा था कि हम मरते दम तक भारत में बुद्ध का विचारधारा को प्रचार प्रसार करते रहेंगे। तो हम लोग को जिम्मेदारी बनता है कि हम लोग जो है कि नए नए लोगों को जोड़कर बुद्ध के विचार को प्रचार प्रसार करने में हम लोग समय लगाएं। यही कहकर मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। आपने बहुत समय लेकर के अपनी बात कही है। हमको समय का भी जरूर ध्यान रखें। हमारे अगले साथी हैं परम आदरणीय एसपी चौधरी बौद्ध साहब। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि बुद्ध और उनके धम्म के वाचन के विषय में हमको अपनी बात कहनी है कि ये वाचन से हमको क्या लाभ हो रहा है और इसका निरंतर वाचन होना चाहिए, उसको हम लोकप्रिय कैसे बनाएं, इस पर जी अपनी सर। बात रखें। आदरणीय जी सर। एसपी चौधरी बौद्ध साहब। जी सर, जी सर, जी सर। बहुत बहुत साधुवाद सर जी, बहुत बहुत साधुवाद। तो दुनिया में शांति का संदेश देने वाले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध सहित बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं, महामानवों, माताओं, वीरांगनाओं को सत सत नमन बंदन। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की राष्ट्रीय स्तर से लेकर के ब्लॉक तहसील इकाई तक सभी पूर्व साथियों को सादर नमो ध्वज। आज के प्रातःकालीन वेबिनार पर जुड़े हमारे आज के अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय और हमारे प्रबोधनकर्ता, हमारे जो साथी आज शामिल हैं, उन्हें भी सादर नमन, सादर नमो ध्वज। साथियों, जो बुद्ध और उनके धर्म का प्रबोधन विगत लंबे समय से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा किया जा रहा है, निश्चित ही बहुत ही अच्छा एक भारत देश के लिए संदेश है। कहने का आशय मेरे ये है कि भारत देश में यदि हमें बौद्ध धर्म स्थापित करने का हमने कदम बढ़ाया है, तो हमको इसको निरंतर जारी रखना चाहिए और सघन भी करना चाहिए। हम राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं, हमको इस पर जो हम जिन लोगों यदि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के विचारधारा से सहमत हैं, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के मार्गदर्शन में काम करना चाहते हैं,
तो उनको राष्ट्रीय स्तर पर काम तो करना ही चाहिए। उसके साथ साथ हमको कस्बों में, गाँव में, तहसीलों में, जहाँ भी जैसा हो, हमारे बुद्ध और धम्म का ये हमको जो पवित्र ग्रंथ है, हमको इसको हमेशा समाज के लोगों को इसको बताने की जरूरत है, क्योंकि मानव जीवन जीने का इससे अच्छा कोई भी मार्ग नहीं है। तो हमें निरंतर इस पर प्रयास करते रहना चाहिए। बस मैं इतनी बात कह करके अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, सदर नव बुद्धा जय भीम। माननीय आपको संचालक आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपने अपना समय दिया, आपने विचार रखे। मैं सभी साथियों से एक निवेदन कर दूं कि मैं लिखते जा रहा हूं उनके सुझाव, उसके बारे में अभी मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये केंद्रीय कार्यालय तक चली जाएगी आपकी बात। और हम आगे आमंत्रित करते हैं, हमारे बीच में जूम में उपस्थित हैं आदरणीय शंभू पासवान साहब। अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो माननीय आदरणीय सुरेश शंभू तनवर पासवान सर साहब। हैंड रेज करे हैं दिल्ली से, और जी निगम रुद्रेश सर भी हैंड रेज है, आप एक बार चेक कर लीजिए। जी सर, जी सर। चलिए, हमारे हमारे मुख्य महासचिव हैं आदरणीय योगेश गौतम साहब ने मुझे बताया है कि निगम साहब हमको अपनी बात रखना चाहते हैं, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि आदरणीय निगम साहब आएं और अपनी बात कहें। जी जी जी, बहुत बहुत साधुवाद सर। सर बहुत बहुत साधुवाद। अपने भारत के मूल निवासी 85% बहुजन समाज में जन्मे संत महापुरुषों को सादर नमन वंदन करते हुए आज के जो मीटिंग में शामिल सभी सम्मानित राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथियों को जय भीम, सादर नमो बुद्धाय। जो बौद्ध धम्म वाचन का कार्यक्रम चल रहा है, बहुत 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 ही सराहनीय है, और इससे वास्तव में लोगों को बहुत ही प्रेरणा भी मिल रही है। लोग इच्छुक भी हैं कि नहीं, इसे लगातार आगे बढ़ाया जाए। जी। साथ में इसमें हम अपना कुछ निजी राय बस रखना चाहेंगे सर सर कि बौद्ध धम्म वाचन के साथ साथ बौद्ध शब्द से जुड़ी हुई जो भी हमारी बातें हैं, हमारे धरोहर हैं, हमारे स्थान हैं, अंतिम में उस पे भी थोड़ा सा चर्चा होना चाहिए। जैसे अभी हमने आधे घंटे का चाहे 1 घंटे का या वाचन का हमने कार्यक्रम किया, उसके बाद उससे संबंधित जो हमारे भारत के अंदर जो उससे संबंधित कहीं कोई समस्याएं चल रहे हैं, उसको भी थोड़ा सा अवगत कराने की जरूरत है, क्योंकि ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का ये जो एक उचित प्लेटफॉर्म है, अब इस पे लोगों का भरोसा धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोग बौद्ध धम्म वाचन से जुड़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन इससे संबंधित जो देश में समस्याएं हैं उसको लोग नहीं जानते हैं। अभी हम जैसे पिछली बार जब गए थे बौद्ध विहार, बौद्ध गया जो है, तो हमने वहां पे उस मूल स्थान को देखा जाना, लेकिन जब वहां से हमने चर्चा करना शुरू किया तो लोगों को पता ही नहीं है कि वह लोग यहाँ क्यों आते हैं और यहाँ पे क्या समस्या चल रही है। जी। तो मेरे समझ से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे इस बात का जिक्र होना चाहिए कि देखिए, अगर हम बौद्ध धर्म के उपासक हैं या उनके अनुयायी हैं, तो आज देश के अंदर हमारे उस बौद्ध विहार गया में इस समय यह इस विषय की एक समस्या चल रही है। जी। आप लोग अगर वास्तव में इसके उपासक या अनुयायी हैं, तो इसके साथ साथ थोड़ा सा उस पर भी गंभीरता से विचार करें। हो सके तो 1 दिन 2 दिन का समय निकालें, हो सके तो वहां जा करके फिजिकली तौर पे उस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता बनावें। तो इससे क्या है कि थोड़ा सा लोगों की जिज्ञासा और बढ़ेगी जी। कि नहीं, सही बात है भाई, हम जिस विषय को रोज सुन रहे हैं उस विषय पे देश के अंदर कोई समस्या तो नहीं है तो हमारा क्या रोल है। जैसे अभी हमारी बातें बताई, लेकिन लोग अपना रोल नहीं बताते हैं, हमने क्या किया। अगर पर्सनली हमसे कोई कहे तो हम यह कहते हैं कि साहब, हमने कम से कम 2 मौके को हमने देखा, वहां की समस्याओं की गंभीरता को समझने का प्रयास किया, जो मुख्य स्थल है वहां पे जाकर के हमने देखा। प्रचार में जो खबरें आ रही हैं, तो पहले तो वह कौन सा जगह है जिसके बारे में टीवी में खबरें आती हैं, जो आज हमारे विश्व लेवल अनुयायी हैं, जो भिक्खु हैं, जो भंते जी लोग हैं, लगातार वह लोग संघर्ष
हैं, और हम उपासक होने के नाते हम क्या रोल अदा कर रहे हैं? क्या बस बौद्ध में बैठ करके, या कि हम सुनने के बाद उस पे अपना फर्ज भी अदा कर रहे हैं? क्या हम कुछ समय निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं? यह सर बहुत गंभीर विषय है। तो मेरे समझ से इस बेहतरीन प्लेटफार्म से इसका भी 5 मिनट 10 मिनट जो भी जैसा कमेटी का निर्णय हो, कमेटी जो है इस पे अपना विचार करे, और वहाँ जो है कि इस पे लोगों को बताने का प्रयास करे, निवेदन करे कि थोड़ा सा आप अपने 24 घंटे में से, चाहे 365 दिन में से 2 दिन का समय निकाल करके वहां भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का कष्ट करें। अब पूरे भारत में, केवल बौद्ध गया ही नहीं, पूरे भारत में इस विषय से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, इस प्लेटफार्म से उसको अवगत कराया जाए, ताकि लोग जाने और वहां जाने के लिए ललायत हों। तो सर यही बस मेरा सुझाव है। अपनी बातों को हम यहीं पे विराम करेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद सर, आपने अपनी बात रखी और पूरे भारत ने आपकी बात को सुना है। उस पे भी चर्चा और उस पे गहन बात सोची जाएगी, इस विचार में चर्चा होगी। और अब चूंकि 7:50 हो गया है, तो अभी हम साथियों को आमंत्रित नहीं करते हैं और हम चलते हैं। हमारे आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं परम आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष BS बौद्ध साहब, मैं उनसे एक निवेदन और चाहूंगा कि हमारे परम आदरणीय संस्थापक जी भी जुड़े हुए हैं, तो मुझे वो निर्देशित करें कि ये इसको मैच कैसे करें। आदरणीय अध्यक्ष जी। तनवर साहब का हैंडरेज हुआ था, सुरेश कैसा? तनवर साहब का। चलिए, चूंकि समय कम बचा है, अगर फिर भी आदरणीय सुदेश तनवर साहब अगर अपनी कोई बात कहना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित हैं। हम सब एक परिवार हैं और अपनी बात कह सकते हैं। आदरणीय सुदेश तनवर जी, आइए साहब। साधुवाद LP अमृत बौद्ध साहब, सभी को चादर जय भीम, नमो बुद्धाय। जब आपने सबको आमंत्रित करने के लिए बोला था तो मैं वेट कर रहा था कि शायद कोई अपने आप आए। जब कोई नहीं आया तो मैंने अपना हैंड रेज किया था। जी साहब। मैंने कुछ साथियों की बातें सुनी, बहुत अच्छे मूल्यवान सुझाव इसमें आए। मेरा एक सुझाव है कि हम बार बार बौद्धमय समाज की बात करना चाह रहे हैं, बुद्धमय समाज की, बुद्धमय भारत बनाने की बात कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इसको बुद्ध में ना करके प्रबुद्ध भारत बनाएं आप, क्योंकि अगर आप बुद्ध की बात करेंगे तो दूसरे लोग भी अपने अपनी तरह से बात करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप पूरे देश में देख रहे हैं कि एक हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना लोग कर रहे हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और उसमें लगभग लगभग छोटे मोटे 8 धर्म के लोग रहते हैं। तो हम लोग प्रबुद्ध भारत बनाते हुए ही बुद्ध की बात करेंगे। सबको पता है कि हम 85% लोग हैं, और वो किसकी बात कर रहे हैं, हम बुद्ध की बात कर रहे हैं या बाबा साहब की बात कर रहे हैं। तो मेरा एक ये सुझाव है। दूसरा सुझाव ये है कि हम छोटी छोटी टेबल टॉक करें। जैसे मान लीजिए मेरा पड़ोसी है, मुझे पता ही नहीं मेरे पड़ोसी कौन है या मेरे पड़ोसी कहाँ कहाँ है। जो लोग हमारे समाज के लोग हैं, जिनको हम SC ST OBC बोलते हैं, अगर वे लोग हमारी पड़ोस में रहते हैं तो मेरा निवेदन है कि हम लोग आपस में सब एक कप चाय पिए, उनके साथ अपना समय बिताएं और अपनी बात कहें, उनकी बात सुने। तीसरा मेरा एक छोटा सा सुझाव है। बार बार हमारे कुछ साथियों ने एक बात कही थी कि हम अपने परिवार से इसे जोड़ें, यानी कि महिलाओं से इसे जोड़ें। तो एक दुविधा है, बहुत दिन से हम लोग महसूस कर रहे हैं कि पुरुष तो आंदोलनकारी हो गए हैं, पुरुष तो जागरूक हो रहे हैं, लेकिन महिलाएं, जो हमारे समाज का एक आधा हिस्सा है, हमारे घर की महिलाएं ही आज तक जागरूक नहीं हुई है। तो हमारा जो कारवां है, जो जाना चाहिए था, जहां उससे पहुंचना चाहिए था, वहां वो नहीं पहुंच पा रहा है। ये एक बेहद दुखद प्रश्न भी है और हमारी जिज्ञासा भी है। बहरहाल सुझाव तो बहुत हैं, लेकिन समय का अभाव है, तो मैं बस ये 3 छोटे छोटे सुझाव आपको दूंगा कि एक तो टेबल टॉक करें हम अपने पड़ोसी के साथ, या जो लोग हम बहुजन समाज के लोग हैं उनके साथ बैठकर उनके साथ गप मारें, चर्चा करें, चाय पिए, उन्हें अपने पास बुलाएं। दूसरा यह है कि महिलाओं को हम लोग समझाएं। जैसे अभी हमारी एक महिला बहन ने भी बात की थी कि हम इसको धम्मपद भी इसमें शुरुआत कर सकते हैं। हम शुरुआत करें ना करें, लेकिन बाबा साहब से जुड़ी हुई और बुद्ध से जुड़ी हुई वे जानकारियां, जो एक साथी अभी बात कर रहे थे,
उन जानकारियों को भी अंत में जब हम इस कार्यक्रम को के अंत में हम इसको 5 मिनट की सूचना के तौर पर हम बता सकते हैं कि बाबा साहब ने ये किताबें लिखी थी, आप चाहें तो ये भी पढ़ सकते हैं, बुद्ध की ये किताबें थी या बुद्ध ने ये सब किया था वो करें। और जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उनकी हम चर्चा कर सकते हैं कि जैसे बोध गया है तो इसी तरह से कुशीनगर है वगैरह वगैरह। उनकी हम 5 मिनट में चर्चा कर सकते हैं। ये मेरा छोटा सा सुझाव है। आपने मुझे समय दिया, आपने मुझे सुना, आपका साधुवाद। सभी को जय भीम, नमो बुद्ध। बहुत बहुत साधुवाद साहब, आपके आपके सुझाव नोट कर लिए हैं और मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पास समय कम है। ये आपके सुझाव जो है केंद्रीय कार्यालय को पहुंच जाएंगे, हमारे संस्थापक जी जुड़े हुए हैं। तो मैं जस्ट बिल्कुल बिना समय खर्च किए उनको सादर आमंत्रित करता हूं, परम आदरणीय संस्थापक जी, कि वो आए और हम सबको मार्गदर्शन दें। आदरणीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध साहब, अपना कीमती समय हम सबको। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज बुद्ध और उनका धम्म परिचर्चा में जितने साथियों ने भाग लिया है उन सभी साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे सहायक आचार्य साहब LP अमृत साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सुझाव आ रहे हैं, सुझावों पर हम लोग आपस में चर्चा कर लेंगे, क्या करना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए वो ले लेंगे। और मेरा निवेदन है कि अ, अगले बुधवार को भी हम इस प्रकार की चर्चा और रख लें और उसी बुधवार को फिर हमें नेक्स्ट क्या काम करना है तो उसके निर्णय भी हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मिलके, अपने राष्ट्रीय आचार्य जी के साथ मिलके और सभी जिम्मेदार साथियों से टेलीफोन के माध्यम से चर्चा करके कार्यक्रम से पहले ही और उसमें किस प्रकार से करना है। तो जैसे वो पिछली बार आया कि महिलाओं का भी रहना चाहिए, अच्छी बात है। और अभी भी सुझाव आए कि कुछ जो खास घटना है बुद्धिज्म से संबंधित उनकी भी चर्चा होनी चाहिए। तो उसके लिए भी कोई विशेष समय एक निर्धारित करके, वैसे तो जो संविधान मसौदा बनाया गया है जी उसमें ये प्रावधान किया गया है कि बुधवार की शाम बुद्ध के नाम जी जी सामूहिक वंदना, सामूहिक भोजन। तो वो इसीलिए है, फिजिकली है कि हम गांव में, मोहल्ले में, शहर में, कस्बा में कम से कम 10 लोग, 5 लोग, 20 लोग, नहीं तो जब तक कम से कम अपने परिवार के साथ बुधवार को हम खीर बनाएं, जी पूड़ी बनाएं, आलू सब्जी की पूड़ी बनाएं, परमानेंट कर दें कि बुधवार को हम कोई मांसाहार नहीं करेंगे, शुद्ध भोजन करेंगे और उस भोजन में खीर प्रमुख रूप से रहेगी। और अच्छा भी लगेगा परिवार में, एक दिन सबको लगेगा कि भाई बुधवार को तो शाम को हमारे यहाँ आलू पूड़ी और खीर बनती है, सब लोग अच्छा भोजन करते हैं। और सामूहिक वंदना और उसमें बुद्ध धर्म का कोई एक अध्याय का वाचन, जिसको ठीक समझे उपासक लोग जो सुन रहे हैं या RVM के जो कार्यकर्ता गांव देहात जिलों में हैं उनके द्वारा शुरू हो जाएगा। एक परंपरा ये शुरू हो जाएगी और ये परंपरा शुरू हो जाएगी तो एक दिन बड़ा रूप ले लेगी। अभी छोटी चर्चा हो सकती है लेकिन एक दिन बड़ा रूप ले लेगी। जैसे आज से 5 वर्ष पहले जब बुद्ध और उनके धम्म का वाचन शुरू किया गया था तो बड़ा आ, असमंजस की स्थिति थी, किया जाए कि नहीं किया जाए, उसका कोई प्रभाव आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ पूरे देश में कई तो RVM के माध्यम से ही, जैसे हमारा उड़ीसा है, उड़ीसा के राज्य के लोग बुद्ध धम्म का वाचन सप्ताह में एक दिन अपनी उड़िया भाषा में कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी लोग मराठी में कर रहे हैं। तो इस तरह से जो लगभग 20 भाषाएं क्षेत्रीय हैं, हमारी क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा, उनमें भी इसका शुरू हो जाएगा। और मैं देखा है कि जो संगठन बिल्कुल सोए पड़े थे, छोटे छोटे संगठन, वो भी कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे, तो गूगल मीट पे या दूसरे किसी सोशल मीडिया के माध्यम से बुद्ध और उनके धम्म की चर्चा वो भी करने लगे हैं। तो इसमें कम से कम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को ये श्रेय तो जाता ही है कि उन्होंने सोते हुओं को जगाया है।
प्रेरित किया है तथा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के द्वारा इस पुण्य ग्रंथ के प्रति लोगों में संवेदना पैदा की है, चेतना पैदा की है, लेकिन वो रेशियो अभी कम है, वो संख्या कम है। तो हमारा अगला जो बल है होना चाहिए वो संख्या बढ़ाने पर होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ अगले सप्ताह भी एलपी अमृत साहब चर्चा जारी रखें, जी और सर, जी इस बीच में सब लोग मिलजुल के तय कर लेंगे जी कि हमें क्या करना चाहिए, और फिर उसका अनाउंसमेंट कर देंगे विधिवत रूप से। जी ऐसी सर। मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बहुत बुद्धाय बहुत जय। साधुवाद सर, आप अपने कीमती समय में से समय निकाल कर हम लोग को मार्गदर्शन किया। हम आपके बहुत बहुत साधुवाद कहते हैं। और चूंकि हम अनुशासन के पालन करता है, तो हम 7:58 हो गए हैं, 2 मिनट बचे हैं। मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि आज जो बुद्ध हमारा जो पावन पवित्र धम्म ग्रंथ बुद्ध और उनके धम्म के वाचन में हमने सामूहिक चर्चा की। यह चर्चा हमारी अगले बुधवार तक भी रहेगी।